हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म चैप्टर नेम इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, जो कि आपकी वेटेज रखता है 5 मार्क्स की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? फर्स्ट सुकुमार सेन एंड सेकंड अजीत डोभाल, यानी कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों? विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन? यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है 5 में से इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिपेयरिंग द इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि मतदाता की सूची तैयारी करना। ठीक है, देन नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का नामांकित करना, ये भी काम हो उसका ही होता है। यानी कि मत भाई देखिए, वोटिंग कौन करेगा, इलेक्टोरल रोल्स कौन करेगा, वोटिंग लिस्ट कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा। नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स, वो भी वही बताएगा किसको नॉमिनेशन देना या नहीं देना। ठीक है, सेटिंग अप द पोलिंग बूथ्स, ये भी यानी कि उसकी मैनेजमेंट कौन करेगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। यानी कि मतदान केंद्रों की स्थापना भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। एंड इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि जो इलेक्शंस के कुछ दिन पहले क्या होते हैं, लगभग 48 आवर्स से पहले कोई भी कैंडिडेट क्या होता है, मतलब अपना प्रचार नहीं करता वो। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर ई, सुपरवाइजिंग द पंचायती इलेक्शंस। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन नंबर 5th वाला है कि जो पंचायती इलेक्शंस होते हैं ना, उसका पर्यवेक्षण करना या फिर मतलब उसके बारे में देखना वो ठीक से हो रहे नहीं रहे, ये क्या इलेक्शन का काम है? एक इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। जबकि ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन स्टेट वाली जो है, यानी कि जब 73 और 74 अमेंडमेंट होता है बच्चों, तो एक स्टेट में क्या बनाया जाता है? इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। वही क्या करता है? पंचायत के, और ठीक है, अगर हम 74 को देखें, यानी कि अर्बन वाले को, जो शहर से रिलेटेड है, उसमें काउंसिलर जो होगा उसके इलेक्शंस को कौन देखेंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होगी। किसकी बच्चों? ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन कराएगा फिर? ठीक है, वो कराएगा पीएम के इलेक्शंस कराएगा। ठीक है, सभी स्टेट के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके इलेक्शंस कराएगा, और प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी यही कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट का बी है और 2 का ई है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा बच्चों? हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन का ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो इलेक्शन पंचायती के जो इलेक्शन हो गए या म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होंगे वो कौन कराते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट श्री अनूप चंद्रा पांडे एंड सेकंड सुकुमार सेन। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा, यानी कि अनूप चंद्र पांडे क्या है? हमारे नए अभी क्या है? हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, कमिश्नर हैं अभी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा? देखिए, यानी कि आपको ये बता रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? यानी कि जब दोनों के इलेक्शन करवाएंगे हम, राज्यसभा और लोकसभा के, तो जो मेथड यूज होगा तो उनमें दोनों में सेम कौन सा यूज होगा? ठीक है, तो फर्स्ट है, एवरी सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल वोटर। ठीक है, अब मतलब 18 साल के हम हैं तो हम, ये तो बात तो ठीक है कि भैया अगर आप 18 साल के हो तो आप वोट डाल सकते हो, लेकिन आप लोकसभा में तो डाल सकते हो, है ना? राज्यसभा के इलेक्शंस में नहीं डाल सकते। राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट गवर्नमेंट के जो एमएलए होते हैं, जिनका इलेक्शन जो कि 25 ईयर्स के बाद इलेक्ट होते हैं, मिनिमम एज होती है उनकी, और जो वो जिनको इलेक्ट करते हैं वो 30 ईयर्स के होते हैं। यानी कि राज्यसभा के एमपी जो होंगे वो कितने साल के होंगे बच्चों? 30 साल के होंगे। और जो इनको इलेक्ट करेगा कौन? एमएलए की एज क्या होगी? 25। तो एज क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया होगा बच्चों हमारा भाड़ में गया, यानी कि गलत हो गया। ठीक है, वोटर कैन गिव प्रेफरेंस ऑर्डर
फॉर डिफरेंसेस। देखिए बच्चों, ये जो प्रेफरेंसेस अगर देनी है, ये किस में होता है? ये होता है जो राज्यसभा का इलेक्शन होते हैं ना, उसमें होते हैं। ठीक है, उसमें कैंडिडेट क्या करता है कि वो एक ऑर्डर भी दे सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, ठीक है, वरीयता भी दे सकते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम तो लोकसभा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। लोकसभा में कौन सा इलेक्शन सिस्टम यूज़ होता है बच्चों? लोकसभा में होता है FPTP। ठीक है, FPTP सिस्टम यूज होता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट का मतलब ये है कि जो आगे वही जीते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है, यानी कि एवरी वोट हैज इक्वल वोट। ये बात ठीक है कि भैया अगर सामान्य नागरिक ने जो 18 साल का है, उसने अगर एक वोट दिया एमपी को, लोकसभा के एमपी को, तो वो भी वही बात है। अगर एमएलए ने एक वोट दिया राज्यसभा के मेंबर को बनने के लिए, उसका भी क्या होगा? एक ही वोट गिना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा? सी होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि जो भी हमारे, जो भी चाहे हम वोट दें या एमएलए वोट दे राज्यसभा के मेंबर को, उसका मतलब यानी कि उसका मूल्य जो होगा, उसकी जो वैल्यू जो होगी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एमएलए वोट दे रहा है उसको 3-4 माने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको क्या करना है? ठीक, एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, एपीटीपी सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में सभी चुनावों के लिए एफपीटीपी प्रणाली का पालन किया जाता है। अब एफपीटीपी प्रणाली क्या है बच्चों? आपने पढ़ा होगा। तो एफपीटीपी का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलेंगे बच्चों, जो आगे वही सिकंदर, जो आगे वही जीता या जीते। ठीक है, यानी कि जिसके ज़्यादा वोट आगे ना, +1 भी वोट आगे, +1 भी वोट आगे, वो क्या होगा? जीत जाएगा। ठीक है, तो क्या ये बात ठीक है कि एफपीटीपी सिस्टम सब में यूज होता है? ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में कौन सा यूज होता है? पीआर सिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड, इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायती एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। देखिए आपको क्या चूज करना है? करेक्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायती के और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस को सुपरविजन नहीं करता। कौन करता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा, वही करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। और बाकी भी देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बच्चों कैन नॉट लिखा है, बल्कि क्या कर सकते हैं? उनको अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इलेक्शन कमीशनर को हटाते भी कौन है? प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। भाई ने बोला कि चुनाव आयोग में एक से अधिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो तो 1918 के बाद क्या करते हैं? इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो 1 प्लस कितना हो जाता है? 2, तो हो जाता है 3। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को मिला के, इलेक्शन कमिश्नर को मिला के 2 और कमिश्नर होते हैं, जिनकी पावर्स क्या होगी? इनकी इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू विच इलेक्शन सिस्टम। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव किस चुनाव प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं? तो पहला है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, दूसरा है प्रोपोर्शनेटिव रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो बच्चों इनके सभी के इलेक्शंस किसके अकॉर्डिंग होते हैं? यानी कि समानुपातिक, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि पीआर सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। एपीटीपी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होते। एपीटीपी सिस्टम में तो क्या होता है? जो आगे होता है वही जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जब होता है तो क्या वो सिंगल वोट मिलते हैं। ठीक है, सारे लोकसभा के एमपी और राज्यसभा की, विधानसभा की होंगी, वो सारे वोट देंगे उसको सीधा सीधा। ठीक है, सिंगल वोट देंगे। ठीक है, और जिसको फिर उसमें क्या बोलते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसमें क्या होगा? वो जीत जाएगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति में भी ऐसा ही होता है बच्चों।
देन राज्यसभा में भी क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं। अब ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल जो हम बात कर रहे हैं, सिंगल वाली, एकल संक्रमण वाली, ये होती ही पीआर सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक ये हो रहा है टाइप्स ऑफ पीआर सिस्टम। अब देखो पीआर सिस्टम में क्या होता है, या तो कंट्री को एक मान लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या मान लेते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, पार्टियाँ होती हैं। ठीक है, वोटर्स क्या करते हैं, पार्टी को वोट दे देते हैं पीआर सिस्टम के अंदर। ठीक है, और दूसरा पीआर सिस्टम में क्या होता है कि कंट्री को क्या करते थे, डिवाइडेड कर देते हैं। कंट्री है, अगर ज़्यादा बड़ी है कंट्री तो उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दो। यहाँ भी छोटी छोटी पार्टियाँ होगी, यहाँ भी छोटी मतलब पार्टीज होंगी, सेम पार्टी होंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर जिनको पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जीतेगा, यहाँ पे जिनको मिलेंगे वो जीतेगा। तो ये पीआर सिस्टम होता है। और जो हमारा राज्यसभा में यूज़ होता है बच्चों, राज्यसभा के जो एमपी बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, पीआर सिस्टम से ही बनते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ना 200 प्लस वाला, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेम्बल्स मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अधिक मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन सिटीजन आउट राइटली टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट। अब जैसे हम हैं बच्चों, तो हम क्या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्य में भाग लेते हैं या गवर्नमेंट सरकार चलाते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, जब पॉपुलेशन कम थी दुनिया की तो लोग क्या करते थे, खुद ही डिसीजन लेते थे और खुद ही पॉलिसीज़ बनाते थे, इम्प्लीमेंट भी खुद ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इनडायरेक्ट आएगा मेथड। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी, जनता खुद शासन नहीं करेगी, जनता क्या करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि को चूज़ कर लेगी और देन वो क्या करेंगे, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ गए कि जनता क्या कर रही है, खुद शासन कर रही है, खुद रूलिंग कर रही है। तो मान लीजिए खुद रूलिंग कर रही है, तो आपका ऑप्शन है कि एक परिवार की बैठक में चर्चा, यानी कि मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, और वो चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ वो चर्चा ही तो कर रहे हैं, डिसीजन तो हेड तो फैमिली भी ले सकता है। क्लास मॉनिटर का चुनाव, अगर आप देखिए चुनाव की बात आ गई, क्लास मॉनिटर का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो क्लास मॉनिटर का अगर आप चुनाव करा ही रहे हो तो उसके बाद चलेगी किसकी, मॉनिटर की चलेगी। ठीक है, तो जब मॉनिटर की चलेगी बच्चों तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर मॉनिटर अपनी चलाएगा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो नहीं हो पाएगी ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो सारे बच्चों की चलती है वहाँ पे, है ना, अपने अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ऑप्शन नंबर सी, एक राजनीतिक दल द्वारा एक उम्मीदवार की पसंद। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चॉइस ऑफ अ कैंडिडेट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो आप समझ लो जहाँ पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, वो तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ही है। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, यानी कि डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा। अब देखिए बच्चे ये ग्राम सभा है और आंसर भी हमारा यही है। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो ग्राम सभा है, और ग्राम सभा अगर बात हो रही है तो ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है और वो ग्राम पंचायत के ही क्या बनती है, उसी से गांव की जो ग्राम होती है सरपंच बनता है। बोलो सर आप यहाँ तो इलेक्शंस हो गए, लेकिन जो ग्राम पंचायत होते हैं बच्चों, ठीक है, और ग्राम पंचायत ने कोई भी या ग्राम सभा ने कोई भी डिसीजन लिया ना, तो वहाँ ग्राम सभा के एक एक बंदे को ध्यान में रखकर डिसीजन होगा। यानी कि किसी एक मतलब उस वो डिसीजन जो होगा ना सबसे पूछ कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी को अगर समस्या भी होगी तो वो डिसीजन के लिए मना कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद सोचो, आप एमएलए में विधानसभा में जाके बैठ कर ऐसा कर सकते हो, या लोकसभा में ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन ग्राम सभा में आप ऐसा कर सकते हैं, ग्राम पंचायत में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम शहरों की बात करेंगे तो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काउंसलर होते हैं। काउंसलर डे टू डे लाइफ में हमसे जानते ही हो हमें। ठीक है, हम जरा सी हमारी नाली जाम होती है या फिर कुछ भी मतलब सीवर भर जाते हैं, या क्या बोलते हैं डिस्पेंसरीज बनवानी है, ठीक है, या क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल्स बनाने हैं, ठीक है, तालाब ठीक करवाना है, नहरें ठीक करवानी है, ये छोटे छोटे काम किसके होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं। तो हम रोज़ क्या करते हैं, इन कामों के लिए उससे मिलते रहते हैं। हम कितना एमएलए से मिलते होंगे, हम कितना एमपी से मिलते होंगे, है ना, तो हम रोज़ उनसे मिल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ही तो हो गया। हालांकि डिसीजन वही ले रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे ले रहा है, हमारे बिहाफ पे ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इट्स अदर मेंबर्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का और उसके अन्य सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बच्चों
ऑप्शन नंबर 1 है 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड 7 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि या तो वो 6 साल के लिए बनेगा, या जब जैसे उसकी 65 साल पूरे हो जाते हैं वैसे ही वो रिटायर हो जाएगा। अब कैसे होगा बच्चों, अगर मान लो उसकी एज है 62, ठीक है, तो अब वो कितने साल के लिए बनेगा, वो प्लस हो जाएगा 3, यानी कि सिर्फ वो 3 साल की, यानी कि 65 साल का हो जाएगा। अब जैसे 65 साल का वो रिटायर हो जाएगा, यानी 3 साल के लिए बना। लेकिन सर आप कह रहे हो, सर तो आप तो कह रहे हो कि सर वो तो 6 साल के लिए बनता है ना। तो लेकिन या तो उसके 65 साल पूरे हो जाए पूरे, या उसके 6 साल हो जाए। अब मान लो वो बनता है 59 ईयर्स का है वो, और जो इलेक्शन कमिश्नर बना, अब जैसे ही वो 6 साल 65 साल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप इन डेडस एंड फर्स्ट इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन डेडस। चुनाव आयोग की स्थापना डेडस में हुई और पहला चुनाव डेडस में हुआ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, वैसे 12th क्लास में बनते हैं, लेकिन आपकी बुक में ना कहीं अगर ये एग्जाम्पल में दिए होंगे, कहीं ना कहीं लिखे होंगे, इसलिए मैंने क्या बनाया, आपके पैराग्राफ के बीच में से भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है, इसका तो कुछ वो निकल नहीं रहा फैक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं ये मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 25 जनवरी 1950 एंड 1951 टू 1952। तो ऑप्शन नंबर 2 है 35 एंड 1950 1955 टू 1960। ठीक है, आपको ये बताना है इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कि चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना कब होती है, कब वो बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ठीक होगा, 25 जनवरी 1950 को वो बनता है। और जो पहले इलेक्शन होते हैं कब इंडिया में, 1951 से लेके 1952, ये बेटा 1 साल नहीं है पूरा, ये अक्टूबर नवंबर में क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं और लगभग जनवरी फरवरी तक चलते हैं, 3-4 महीने ही चलते हैं। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन भी इतना ठीक से काम नहीं कर रहा था, है ना, फंक्शंस नहीं पता था क्या करना है कैसे नहीं करना। एक माइलस्टोन था हमारा कि इतनी अनपढ़ जनता के अंदर हमने क्या करा लिया, इतने बड़े देश के अंदर इलेक्शंस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 10, वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, मतदाता दिवस कब माना जाता है, 25 जनवरी या 25 फरवरी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट होगी उसी दिन क्या होता है, वोटर्स डे मनाया जाता है, यानी कि 25 जनवरी को वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सीट्स आर वॉन बाय कांग्रेस इन 1984 जनरल इलेक्शन। देखिए बच्चों, अब ये भी कोई इसका क्वेश्चन वैसे बन नहीं रहा, लेकिन आपका क्या है, कहीं ना कहीं बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है, टॉपिक में। ठीक है, तो कांग्रेस ने 1984 में कितने सीटें जीती थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 415, ऑप्शन नंबर 2 500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लिक ठीक होगा बच्चों, कितने होंगे 415। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये 415 सीट वो जीतते हैं। ठीक है, अब 415 वो सीट जीतते हैं, जितनी भी सीट वो जीतते हैं उसके 80% होते हैं, लेकिन उनको वोट तो 80% मिलते हैं। अब ये किसका कमाल है, ये किसका कमाल है, ये कमाल है एफपीटीपी सिस्टम का, एफपीटीपी सिस्टम का। यानी कि मान लीजिए किसी को अगर 1+ वोट भी मिला होगा ना, वो क्या होगा, वो कैंडिडेट वहाँ से जीत जाएगा। लेकिन एक बात होती है, किसी को मिले 50, किसी को मिले 51, ठीक है, या फिर हम बोले किसी को मिले 49 या किसी को मिले 50 या 50 वाला क्या होगा, जीत जाएगा। उसकी क्या गलती है, एक वोट उसको नहीं मिला, तो 49% वोट तो उधर चले गए ना, पर कुछ परसेंटेज वोट उसके पास भी चले गए, तो इसको 0.5% ऑफ मिला, लेकिन फिर भी इसकी सरकार बन गई। तो ये किसका कारण होता भैया बच्चों, ये होता है एपीटीपी सिस्टम का। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, पीआर सिस्टम में तो जिसको जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं उतने ही उसकी सीटें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया 1 सीट रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो धर्म के आधार पे वहाँ की एक सीट आरक्षित है। धर्म के आधार पे, बच्चों आपको अजीब सा लगा रहा हूँ, धर्म रिलीजन के बेसिस पे, ये क्या बात होगी सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिक्किम, यही बात हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम और ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। तो क्या बोलते हैं, सिक्किम जो है उसका करेक्ट आंसर है। सिक्किम में एक बच्चों का सांगा एक विधानसभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी है एमएलए वाली। ठीक है, वहाँ पे मौके जो होते हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं और वही वोट दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर विनर हु। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है ना, जो हमारे इंडिया में है, वो कैसे जीतता है, अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो कैसे जीतेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्स बैलेट्स, यानी कि डाक मत पत्रों की सबसे बड़ी संख्या को सुरक्षित करता हो। ठीक है,
बिलोंग्स टू द पार्टी दैट हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन कंट्री। अब देखिए पार्टी की अगर कहीं बात आ जाए, यानी कि पीआर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पीआर सिस्टम में कैंडिडेट किसको वोट देता है, पार्टी को वोट देता है। तो दूसरा तो हमारा गलत हो ही गया वैसे ही, ठीक है। सी हैज़ मोर वोट्स, हैज़ मोर वोट्स, हैज़ मोर वोट्स एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। ये हो सकता है पीटीपी सिस्टम का कि भैया जो एरिया है ना उसमें सबसे ज़्यादा उसको वोट मिले, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 50 से अधिक मत प्राप्त करना प्रथम स्थान प्राप्त करता है, या 10 फर्स्ट पोजीशन बाय द सिक्योरिंग 50% वोट। एपीटीपी सिस्टम में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि आपको 50% वोट लाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला है बिल्कुल भी। अगर किसी के 24% वोट आए, अगर आपके 25 आ गए तो आप क्या हो गए, सिकंदर बन गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द लोकसभा इलेक्शन। अब देखिए बच्चों ये भी थोड़ा क्वेश्चन वैसे नहीं बना, लेकिन आपकी बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन के बारे में आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। और ऑल सीट्स ऑफ लोकसभा डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, बिल्कुल ठीक बात है। सारी लोकसभा की सीट कितने उसमें बटी हुई है बच्चों, 543 में। और जो +2 होते हैं 245, दो जो एंग्लो इंडियन होते हैं, मोदी सरकार ने उसको क्या कर दिया, टाटा बाय बाय, ठीक है। उनको बोला भैया घर बैठो। दूसरा ऑप्शन नंबर 2, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। ये बात बिल्कुल भी ठीक है कि एक ही बंदा चुना जाएगा। पीआर सिस्टम में क्या होता है, 2 बंदे भी चुन सकते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव भी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, द वन विद द मोस्ट वोट्स फ्रॉम द एरिया इज डिक्लेयर विनर। ये बात भी ठीक है कि भैया जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा, वही जीतेगा। तो जो जीता वही सिकंदर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट हो गया। 1 2 3, यानी कि सारी बातें किसके बारे में कह रहे हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इलेक्शन सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ प्लुरैलिटी सिस्टम, यानी कि मेजोरिटी। फर्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनेटिव रिप्रेजेंटेटिव। किस चुनाव प्रणाली को बहुलता प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। बहुलता क्या होता है, बहुलता का मतलब होता है बहुत अधिक, प्लूरल है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो भैया बहुवचन की जहाँ भी बात है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट की बात आ जाती है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, यानी कि जिन मान लीजिए एक सोसाइटी है, आप इमेजिन करो बच्चों, एक सोसाइटी है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी रह रहे हैं, कुछ और यहाँ भी कुछ और लोग रह रहे हैं। अब इनकी तो मेजोरिटी ज़्यादा है, इनके नंबर कुछ ज़्यादा है, इनके कम है, इनका क्या दोष है भाई। इनकी मेजोरिटी में तो भैया जो इनका जो भी इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है, जो नेता चुना है ना, वो तो इनके अकॉर्डिंग काम करेगा, इनके अकॉर्डिंग तो दूसरों के अकॉर्डिंग तो काम करेगा ना। अब दूसरे बोलेंगे यार हम काश हमारा भी यहाँ पे हम भी चुन, हमारा वाला जीत जाता तो हमारे लिए काम करता। तो ये एक तरह से डीमेरिट भी है किसका, एफएटीपी सिस्टम का डीमेरिट भी है ये, कि बाकी का तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि बाकियों ने तो इसको वोट दिया नहीं। ये बोलेगा तुमने मुझे थोड़ी वोट दिया था, लेकिन उसका ये दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि वो सबके लिए काम करे। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अभी हमने किया ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में आपको क्या गलत से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। ओके, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल, देखो बच्चों यहाँ इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर डिस्ट्रिक्ट, सही बात है। कंट्री को क्या करते हैं, पूरी कंट्री होती है, छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं, जैसे विधानसभा हमारी हो गई, सुल्तानपुरी हो गई, ठीक है, मंगोलपुरी हो गई, ये बात एकदम ठीक है। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, ये बात भी ठीक है कि एक ही व्यक्ति क्या होता है, चुनना चाहता है। वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट, ये बात भी ठीक है कि वोटर जो होते हैं एफपीटीपी सिस्टम में क्या करते हैं, किसको वोट देते हैं, कैंडिडेट को देते हैं, लेकिन पीआर सिस्टम में किसको देते हैं, पार्टी को वोट दे देते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता उनका कैंडिडेट कौन है। ऑप्शन नंबर 4, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस में नॉट गेट मेजोरिटी 50+1, सही बात है, मे नॉट गेट लिखा है, यानी कि जरूरी नहीं कि उसको 50% वोट मिले। अगर उसके 24 आए और किसी के 25 आ गए %, तो वो 25 वाला क्या हो गया, सिकंदर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 4, तो सारे ही क्या है बच्चों, लोकसभा के इलेक्शन के बारे में ठीक है। ऐसे ही ये हिंदी में भी है बच्चों, एरिया को क्या करेंगे, छोटी छोटी इकाई में बांट देंगे, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा,
मतदाता उम्मीदवार को ही वोट देंगे और ये 50+ वोट कर मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। अब एपीटीपी सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में कौन सा। अब देखो जो यहाँ भी इनकरेक्ट ही है, यहाँ भी गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज एंड डेमोक्रेटिक एज द कॉन्स्टिट्यूंसी द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब क्या करना है, एरिया एक कंट्री होगी ना, उसको ना अलग अलग छोटे छोटे डिवाइड में नहीं करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करना, उसको एक एरिया एक कंट्री को ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो ना, पूरी कंट्री को ही एक कॉन्स्टिट्यूशन मान लो और पार्टियां होंगी यहाँ पे। ठीक है। और पार्टी क्या करेगी, मतलब अब कैंडिडेट तो किस क्या सॉरी जो वोटर होगा वो कैंडिडेट को तो वोट नहीं देगा, इन वोटर जो होगा किसको वोट देगा, पार्टी को वोट देता जाएगा। ठीक है। जिस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिल जाएंगे उसके उतने कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है बच्चों, ठीक है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन, सही बात है, एक से ज़्यादा क्या है, एक एरिया से चूज की जा सकते हैं। वोटर्स वोट्स और पार्टी, ये बात भी ठीक है। उसमें एपीटी सिस्टम में क्या करते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि सही बात है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते जाएंगे ही उसकी पार्टी की क्या होंगे, उम्मीदवार उसके ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाएंगे। ठीक है। और ऐसा ही है, हिंदी में भी ऐसा ही है। ठीक है। क्या करेंगे, एक पूरे देश को क्या करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र ए मान लेंगे, एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लेंगे। ठीक है। एक से अधिक भी वो चुने जा सकते हैं वहाँ पे अपने वो क्या बोलते हैं कैंडिडेट, मतलब 2 एमएलए भी हो सकते हैं एक ही जगह से। ठीक है। और मतदाता जो होते हैं वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, बात भी ठीक है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच इलेक्शन सिस्टम वॉज नॉट अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे ही भारत की आज़ादी मिली तो इनमें से कौन सा वो सिस्टम है जो भारत ने अडोप्ट नहीं किया, उसको जिसको स्वीकारा नहीं है या अपनाया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ठीक होगा, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। कि देखिए बच्चों, जब 1906 में जब क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1906 में, एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक है। 1906 में क्या होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है। जब मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मुसलमानों के अधिकारों की बात करना। लेकिन वो अधिकारों की बात करते 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 इनकी खिचड़ी पकते पकते कांग्रेस के साथ ये मतलब रिलीजन वाला कार्ड गेम खेलने लग जाते हैं। फिर आगे जाके क्या करते हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर लेती है। ठीक है। तो जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आता है जो 1909 के अंदर, उसमें क्या बता देते हैं, चलो ठीक है तुम्हारों को अगर तुम्हारा भला करना है तो हम क्या करते हैं, एरिया जो फिक्स कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स कर देते हैं ना, कि भाई तुम यहाँ से मुस्लिम ही खड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ से हिंदू ही खड़ा हुआ, तो इधर से क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था पहले थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत के संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है। तो फिर हमने किस चीज़ को मना किया, कौन से सिस्टम को, ये सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम को, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड स्टार्ट एरा ऑफ कोलिशन। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन भी बोलोगे सर ये कहाँ से बन गया, तो इसमें लिखा हुआ है आपके में, मान लीजिए जब एफपीटी सिस्टम में क्या होता है, एफपीटी सिस्टम में ये होता है कि कोई एक दो पार्टी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाएगी। आपको लगता है कि अकाली दल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शिवसेना, ये अकेले खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है क्या, नहीं बना सकती। ठीक है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस ही बनेगी या बीजेपी क्यों नहीं, क्योंकि पूरी देश के अंदर उनकी पार्टी है ही नहीं ना। ठीक है। तो क्या करती है, छोटी छोटी पार्टियां होती है, वो क्या करती है, छोटी छोटी पार्टियां मिलके क्या करती है, गठबंधन बना लेती है, कोलिशन बना लेती है। ऐसा फिर कब होता है, 1989 में होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं है, तो छोटी छोटी पार्टी करके क्या करती है, सरकार बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा। लोकसभा की जो 543 जो सीट्स होती है बच्चों, उसमें से एससी और एसटी की कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 84, 47, ऑप्शन नंबर 2 80 एंड 50 है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एससी की कितनी होती है, 84, और एसटी की कितनी होती है, 47। अब बच्चों महिलाओं के बारे में क्या है, महिलाओं की तो कोई सीट फिक्स ही नहीं होती, ना तो लोकसभा में होती है ना ही विधानसभा में होती है।
हाँ, एक जगह यानी कि फिक्स होती है, एक जगह फिक्स होती है, यानी कि वो कहाँ फिक्स होती है, और वो होती है 1/3। 1/3 महिलाओं की चुनाव होते हैं एक जगह, और एक स्तर का और चुनाव होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ होता है, वहाँ पर ही फिक्स है। लेकिन लोकसभा और क्या बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है, महिलाओं की कोई भी सीट फिक्स नहीं है। हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड एज द ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंस, यानी कि ये कौन तय करता है कि किस निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किया जाना है, और निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। मान लीजिए हम कौन बताएगा कि भाई ये जो, अगर मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में से 7 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, अच्छा ये वाला एरिया भाई एससी के लिए है, बोलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एससी ज़्यादा रहते हैं, दलित ज़्यादा रहते हैं, तो इनमें से कौन तय करेगा ये एरिया कि ये एरिया कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 डेलिमिटेशन कमीशन, और दूसरा इलेक्शन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग, और दूसरा चुनाव आयोग। तो ये काम किसका है बच्चों, परिसीमन का आयोग का है, यानी कि रिजर्व भी वही करता है और बाउंड्रीज भी वही बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट मैचिंग। एज टू बिकम, यानी कि एमपी बनने के लिए लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, ठीक है, एमपी बनने के लिए लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25, ये बिल्कुल ठीक है। एमपी राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30, ये भी ठीक है। एमएलसी के लिए कितनी चाहिए, 30। एमएलसी क्या होती है और एमएलए क्या होता है, एमएलए तो आपको पता ही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट गवर्नमेंट में कसम काउंसिल भी होती है, यानी कि कुछ स्टेट है भारत के, जैसे कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर था पहले, यहाँ पे क्या थी, एमएलए के यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ एक चीज़ और थी, वो थी क्या थी, काउंसिल, यानी कि कोई एक्ट पास होने के बाद कहाँ जाएगा, काउंसिल के पास जाएगा, ठीक है। तो काउंसिल की 25 होती है, एमएलए की, उस काउंसिल की 30 होती है, एमएलए की 25 होती है। और म्यूनसिपलिटी जो काउंसिलर होते हैं या सरपंच जो होता है उसकी उतनी देख के, ये तो सारे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, यानी कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिससे जो पहले वोट डालने की एज 21 थी, अब उसके बाद क्या कर दी गई, 18 की कर दी गई। तो पहला है 61st अमेंडमेंट 1989, दूसरा है 71st अमेंडमेंट 1989। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा 61st, यानी कि 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, संविधान में चेंज होता है 1989 में, उसमें वोटिंग एज 21 से कितनी कर देते हैं, 18। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग सुपरिटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, 350 324 ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार करने, संचालन, अधीक्षकों, निर्देशकों और नियंत्रण के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो सामान्य भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, कि जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो सारे काम क्या करता है कि इलेक्शंस कब होंगे उनकी डेट बताएगा, उनको सुप्रिटेंड करेगा, उनको देखेगा भाई कहीं कोई एमएलए एमपी प्रधानमंत्री कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्शंस भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। और जैसे उसको लगता है कि भाई गड़बड़ी हो रही तो उसको क्या कर सकता है, उनको डिसमिस भी कर सकता है। तो ये पावर है एक संविधान में लिखी हुई है, कौन से आर्टिकल में लिखी है, आर्टिकल लिखी है 324 ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट। Fill in the blanks. Till that the election commission was single member just before the 1989 general elections. That elections commissioner appointed. that तक चुनाव आयोग एकल सदस्य था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, 1989, जैसे 1989 तक तो क्या होता है बच्चों, जो कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो एक ही होता है, उसमें बंदा एक ही होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होता है। लेकिन 1989 के बाद 2 मेंबर, अब ये दूसरा वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे 1989 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और मेंबर हो जाते हैं, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 1 + 2, यानी कि कितने हो जाएंगे, टोटल 3 मेंबर हो जाएंगे, और इनकी पावर्स भी सेम है, सैलरी भी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1989 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 अलग और चुने जाए, मतलब 2 और इलेक्ट हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 26, हु कैन अपॉइंट्स एंड रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ पे बच्चों ऑफ इंडिया भी लिख लेना, आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। ऑफ इंडिया, इंडिया का इलेक्शन कमीशन एक ही है, ठीक है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सब के क्या करता है, इलेक्शन कराता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वही कराते, इनके सारे इलेक्शन कौन कराता है, वही कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो म्यूनसिपैलिटीज़ और काउंसलर और सरपंच के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट कराता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग है, ठीक है। और जो इनकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है, वो होती है 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद। तो आपका क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो होते हैं कमिश्नर, उनको कौन हटा सकता है और कौन ही अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 11th क्लास से स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना ना भूले, चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू।